आप लोग ज्यादा तंग परेशान करेंगे या जी जैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। मेरा जाविया इस पे इन दोनों साहिबान से थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे समझने में जो कोलिशन गवर्नमेंट है इनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने भार से खुद गिरेगी। और उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मॉरल वीक विकेट के ऊपर है। एक स्टोलन मैंडेट के साथ ये हुकूमत आई हुई है। इस हुकूमत का पास जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का। आपके सामने है 80 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं हमारी जो फॉर्म 45 के तहत हम जीते हुए हैं और वहाँ पर घुसपैठियों को बिठाया हुआ है। पहला इशू। दूसरा इशू ये है, जितना मियाँ शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे दें, बेशक ले लें वो क्रेडिट, बट फैसला साजी वहाँ पर हो ही नहीं रही है। सो उनके हाथ से ये चीज़ बाहर है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। पीडीएम एक एक्सपेरिमेंट थी जिसको आपने अभी कोट किया 16 महीने की, और ये पीडीएम 2.0 की एक्सपेरिमेंट है। अच्छा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक बहुत ही हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है। आप कहते हैं कि हुकूमत का हिस्सा नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? सो दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट फंक्शन। ये नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें आप सारी ले लें, सदर आपका हो, चेयरमैन सेनेट आपका हो, गवर्नर साहबान आपके हो, लेकिन जो जब फ्लैग पड़े, जब IMF के प्रोग्राम में आप जाएंगे, जब महंगाई होगी, आज बात हो रही है कि जी 150% से गैस को बढ़ाने की बात हो रही है, बिजली के रेट को बढ़ाने की बात हो रही है, तो जब वो वाला फ्लैग पड़ेगा वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ले। तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जुलाई में ये होगा, मैं आपको आज बैठ के प्रेडिक्ट कर रहा हूं। और मैंने जिस दिन हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी उस दिन ये बात की थी कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की मजबूरी बन जाएगी पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा में लेके आना, और ये पीपल्स पार्टी को काबीना में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो इट विल बी कर्टन्स फॉर PMLN जो है कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारा फ्लैग जो है हुकूमत का, सारा महंगाई का, इन्फ्लेशन का फ्लैग जो है वो नून ले जाएगी, और पीपल्स पार्टी विल सिट वेरी प्रिटी विद द प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन सेनेट। तो ये काम ब्रॉडली एक जैन एक और क्वेश्चन भी अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्स है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का खासा है, इट्स प्रो लेबर पार्टी, और अब जो मैसिव प्राइवेटाइजेशन और मतलब क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त नेशनल एक्सचेकर पे जो बोझ है वो 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है, जिसमें PIA, रेलवेज, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, और वहां पे अगर प्राइवेटाइजेशन की अब तो डेडलाइन भी आ गई है, राना एहसान अफजल साहब भी बताएंगे कि बाय जून एंड या जुलाई एंड PIA को उन्होंने प्राइवेटाइज करना। नॉट ओनली प्राइवेटाइजेशन, तो वो पीपल्स पार्टी तो उसका हिस्सा हो ही नहीं सकती ना। वो दूसरी चीज भी है, नॉट ओनली प्राइवेटाइजेशन, फिर बात हो रही है पेंशन फंड को कम करने की, तनख्वाहों को ऊपर करने की। जो IMF की शराइत है इस दफा वो बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट है, और बहुत ज्यादा जो अब बात आ गई है कि जी सारा जो है कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह के आपके इशू की, दे विल ट्रांसफर ऑल दैट लोड ऑन टू द एंड कंज्यूमर, जो कि पाकिस्तान का आम शहरी है। तो ये हुकूमत के लिए इसको नेविगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो आप भी होते तो आपको भी नहीं, सबके लिए मुश्किल होता ना, हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल होता है ना। जब हमारा दौर था, हमारी मुश्किल था, हमने मुश्किल जो है उसमें से गुजरे, इनको भी उसमें से गुजरना पड़ेगा। पॉइंट फिर वही आ जाता है, जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये प्रेशर आ रहा होगा, तो ये मुझे नहीं लगता, आई डोंट सी अ सिनारियो जहां पर ये इनके लिए एक्सेप्टेबल होगा कि पीपल्स पार्टी वो फ्लैग इनके साथ इनके बराबर की शरीक ना बने उस भार को। नहीं तो अगर फिर कौन, हु विल कंपेल पीपल्स पार्टी टू ज्वाइन? अच्छा बस ठीक है, the people who have compelled them to be part of this government as well. बट मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो राणा साहब ने बात की थी। राणा साहब, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर राणा साहब। राणा साहब ने बात तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन की कि इनका काम होता है कि ये मुस्बत रोल प्ले करे, क्योंकि अब मैं ये फोरसी कर रहा हूँ अगले कुछ दिनों में, तो मैं आई एम पुटिंग इट टू राणा साहब। राणा साहब ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने चेक इन बैलेंस की बात की कि जी ऑपोजिशन का काम होता है चेक इन बैलेंस करना, बिल्कुल होता है। और उस चेक इन बैलेंस का जो सबसे बड़ा फोरम होता है ना, हमारे पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस हैं, वो पार्लियामेंट में होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। और एक पार्लियामेंट्री नॉर्म ट्रेडिशन ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को या अपोजिशन को जाती है। तो आई होप व्हेन वी कम टू दैट क्रॉस रोड, तो राणा साहब भी हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे और वो कहेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है, आप पहले डिसाइड तो कर लें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना किसको है। वो हमने तो डिसाइड किया है, उमर अयूब साहब को हम लीडर फाइनल है, बिल्कुल 100% फाइनल है। अगर आवाजें क्यों आती है कि नहीं जी फला होगा, नहीं सर, वी आर वेरी क्लियर एंड वी बीन क्लियर फ्रॉम डे वन। लिख के दे दिया हुआ है, उनकी सारी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है, सारा कुछ हो गया है। अब तो सुनने में आ रहा है कि स्पीकर साहब ने वो अटॉर्नी जनरल साहब से ओपिनियन मांग ली है। आई डोंट सी व्हाई द अटॉर्नी जनरल नीड्स टू गिव एन ओपिनियन। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर द ऑपोजिशन। क्या नाम है आपके जो फायर ब्रांड हैं, शेर अफजल मरवत साहब। और कमेटी में एक और भी बात हुई, लीगल टीम के ऊपर भी कंसर्न्स के जी वो कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, उस पर भी अगर आप रोशनी डाल सकें
ये क्यों, मतलब शेर अफजल मरवत तो बड़े फायर ब्रांड लोगों को इकट्ठा करने वाले भी। आप चाहते हैं चले आप ईसीसी से शुरू करें। नहीं, अब मैं रिवर्स ऑर्डर पे शुरू कर लेता हूं। चले रिवर्स ऑर्डर पे शुरू करें। रिवर्स ऑर्डर में से देखें, मरवत साहब एक बिल्कुल पीटीआई की ब्रांड है, पीटीआई का एक नाम है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वो सुन्नी इत्तेहाद का ब्रांड है, एक ही चीज है ना, हमारे लिए तो लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे से अलहदा हो नहीं सकती, हम एक ही चीज है। और उन्होंने जब हमारे पे बड़े मुश्किल हालात थे, जब हमारे पे इतनी मतलब फसाइयत की जो है ना पहाड़ टूट रहे थे, तो उन्होंने पार्टी का नाम भी रोशन किया, उन्होंने स्ट्रीट पे जो है ना पावर शो भी किया, सारा कुछ किया। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अवाम मुझे पसंद भी करती है, मैं अवाम में निकलता भी हूं, मुझे अवाम में पजराई भी मिलती है, तो दैट। और खान साहब ने भी स्टेटमेंट क्यों दे रहे थे फिर? नहीं, क्योंकि उनको लगता है ठीक है फिर मैं पीछे बैठ जाता हूं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि मैंने ये काम किया है, अगर कोई बंदा मेरे से बेहतर ये काम कर सकता था वो आके कर ले, तो ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। बट इमरान खान साहब ने उनको एक रोल दिया था, वो रोल बड़े मेरे सामने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, अपना रोल निभाते रहे, इसमें से ज्यादा और कोई बात नहीं। आपके सेनेट के इंतखाबात हैं, वो केपी से उनका ताल्लुक है, केपी से आपका एक साइजेबल नंबर आ रहा है सेनेट में, तो उसकी वजह से कुछ इख्तिलाफात बन रहे हैं? नहीं, कोई ऐसे इख्तिलाफ नहीं है, हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है। Are you sure? 100%। मैंने आपको पहले बताया ना, उनको एक रोल दिया, वो अपना रोल निभा कोर कमेटी में लीगल टीम के ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जी वो केसेस अच्छी तरह नहीं परसू कर पा रहे, वो पहले भी हम सुनते थे। दैट कैन बी एन ओपिनियन, वो किसी की एक ओपिनियन हो सकती है, बट द कोर कमेटी इज द एपेक्स बॉडी इन आवर पार्टी, और वो फैसले करती है, और हम सब कोर कमेटी के फैसलों के पाबंद हैं, और हम उसके फैसलों तोड़-फोड़ का शिकार कोई तोड़-फोड़ नहीं है। सिंपल सी बात है सर, हमारी पार्टी जिस आग के दरिया को अबूर करके निकली है ना, हम उस आग में कुंदन बन गए हैं, हम जेल कर गए हैं। पार्टी के अंदर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, अगर कोई थोड़ी बहुत इख्तलाफ हो, तो ये जमहूरियत का हुस्न है, वो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ईसीसी पे भी आप सर ईसीसी से शुरू करें, मुझे आप 2 मिनट देंगे। पहली बात तो ईसीसी आपने खुद का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, और अगर वज़ीर आज़म साहब ईसीसी को चेयर करना चाहते हैं, वो लाख दफा करें, एज इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट जब फॉरेन मिनिस्टर साहब इंक्रोच करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के कामों में ना, तो फिर ना वो अपना काम, सीसीओपी की मीटिंग चेयर करेंगे, एब्सोल्युटली, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड अदर थिंग्स, तो ना वो अपना काम सही से कर पाएंगे, ना आप फाइनेंस मिनिस्टर को काम करने देंगे। अब मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं, एक बड़े सीनियर बैंकर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ एचबीएल, उनको आप यहां पर लाए हैं, इसी काम के लिए लाए हैं, बिकॉज यू थिंक ही इज अ थॉरो प्रोफेशनल, ही इज अ टेक्नोक्रेट, जो ये काम करेंगे, तो उनको आपको फ्री स्पेस देनी चाहिए, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब उस दखलंदाजी में अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपना काम भी सही तरह नहीं कर पाए। देखिए, राणा साहब सही कह रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो ओवरनाइट नहीं बनती। फॉरेन पॉलिसी के पीछे एक प्रोसेस होता है, एंड द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज अ वेरी फाइन आर्ट। ठीक है, इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कहते थे मुझे आईएमएफ को हैंडल करना आता है, मैं देख लूंगा आईएमएफ को। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में शायद चल सकता था, फॉरेन मिनिस्ट्री में काम नहीं चल सकता। आप कहते हैं कि जी ट्रेड होनी चाहिए, बायलैटरल एंगेजमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे पहले बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, पहले राह हमवार की जाती है, पहले केस अपना बिल्ड किया जाता है। एक ऑफ द कफ आप स्टेटमेंट नहीं कहते सर ट्रेड हमने करनी है। अब उसे हुआ क्या? उसे हुआ ये कि जयशंकर साहब ने सिंगापुर में बैठ के एक बयान दिया, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि जी हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहते, ये तो टेररिस्ट को पनाह देते हैं, ये कहते हैं। तो आपकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर सुबकी हुई। यही चीज़ अगर आप ट्रेड खोलना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो गलत बात नहीं है, बट मेहरबानी करके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर करें, पहले अपनी तैयारी करें। ये जो ऑफ द कफ हम बैठ के बयान दे देते हैं ना, मतलब सुर्खियों की जीनत बनने के लिए, दिस डैमेजेस फॉरेन पॉलिसी। एंड फॉरेन पॉलिसी को डैमेज करना शायद एक जुमला लगता है उसको खराब करने में, लेकिन बनाने में साल लग जाता है।